Hello, FCAT aspirants. I, Lalit Singh, welcome you all on Defense Drive. So, I have a question for you. Are you ready for your upcoming FCAT exam, which is scheduled on 31st of Jan 2026? So, आज है 27th of Jan and हमारे पास 4 से 5 दिन बचे हैं. So, in this video, briefly I'll discuss about last 4 to 5 days strategy. And there is a very big misconception among the aspirants that in these last days should we add some new content. So both the answers are right, yes and no. Let's see ahead in the video. And third is time management. हमें 2 hours का टाइम मिलता है एंड स्टिल वी आर लेफ्ट विद सम क्वेश्चंस और टाइम अप हो जाता है बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैम. सो इन दिस आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. And at last, maximizing score. Yes, you are attempting mocks over mocks, but you are not able to boost your score. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे why ये ऐसा क्यों हो रहा है and we will discuss how we can improve this thing. So let's coming to the first point, that is last 4 to 5 days strategy. This is not of course weak. मैं इसको वीडियो को थोड़ा 3-4 दिन से प्लान कर रहा हूँ बट आई वॉज नॉट वेल. मैं थोड़ा बीमार था तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है. So last 4 to 5 days strategy. So my first priority should be revision. Whatever I have studied till now, I should revise that fully. And after revision, my second priority should be to practice that thing. Whatever I have studied, I must practice. And to practice, we have to attempt mock tests, not single one. So we have to attempt multiple mock tests. Now that is also a question कि कितना minimum number of mock tests हमें attempt करके जाना चाहिए. So ये हर एक कैंडिडेट के लिए एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग आंसर इसका आएगा. बिकॉज जो मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नॉट टू चेक आर स्कोर कि मैं 300 में से कितना स्कोर कर ले रहा हूँ. एम आई एबल टू क्लियर कट ऑफ, मैं इतना कर ले रहा हूँ एंड मेरा मॉक का ऑब्जेक्टिव खत्म. नो, दिस इज़ रॉन्ग. रेदर मॉक का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू फाइंड आर मिस्टेक्स. हाउ टू एनालाइज दिस, हाउ टू फाइंड आर मिस्टेक. मैं इस पार्ट को थोड़ा वीडियो में लेट लूँगा. तो तब तक हम चलते हैं आर सेकेंड पॉइंट, दैट इज शुड बी एड न्यू कंटेंट इन दीज लास्ट डेज. सो आंसर इसके दोनों हैं, येस इज ऑल्सो करेक्ट एंड नो इज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स सी वाई बोथ आर करेक्ट. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. इफ यू आर अ रिपीटर एंड यू हैव गिवन 2 to 3 attempts, still if you are a fresher student and you have prepared for at least 2 to 3 months, so you can add some new content. What kind of new content? You can add new content like of small topics, like if you are left some topic in current affair, like आपका स्पोर्ट्स का रह गया, अवार्ड्स का रह गया है ना, तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो. बट अब नो किसके लिए है, चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो. तो रिपीटर्स के लिए तो ऐसा इश्यूज़ नहीं होता है क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है मल्टीपल टाइम्स. लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नो है कि अगर उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छूट चुका है तो उन्हें अब नहीं ध्यान देना है. दे मस्ट प्रायोरिटाइज रिवीजन वॉट एवर दे हैव स्टडीड. क्योंकि अगर रिवीजन हमारा सफिशिएंट नहीं होगा, हमने जो भी पढ़ा है, तो हम एग्ज़ाम में जा कर के कन्फ्यूज होंगे और कन्फ्यूज होंगे तो हम करेंगे नेगेटिव मार्किंग. और नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है जितना हम ट्राई करें, बिकॉज इट ऑल्सो इफेक्ट्स आर एक्यूरेसी. तो हमें एक्यूरेसी भी सही लानी है. दैट इज़ वाई आंसर इज नो फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स मोस्टली. तो अगर आप रिपीटर हैं तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं. आफ्टर एडिंग यू ऑल्सो मस्ट प्रायोरिटाइज रिवीजन एंड प्रैक्टिस. बिकॉज आपको रिवीजन काफ़ी मल्टीपल टाइम्स करना है जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन एग्जाम हॉल में ना हो और ये कन्फ्यूजन ना हो जिससे कि आप जो गलत करने वाले हो उसको करेक्ट करके आओ. राइट नाउ कमिंग डाउन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज हाउ टू मैनेज आवर टाइम. एज वी ऑल नो दैट वी हैव 2 hours. If I am not wrong, we have 2 hours and 100 questions in our FCAT exam. And मैंने यहाँ पर इनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है. We have 20 questions in mathematics, 25 questions in reasoning and 25 in GS and 13 English. So मैं इसको ऐड करूँ, this is 55 and this is 45. And most of the time that we will be consuming in our exam will be for this 45 questions. सो मैं इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करता था, तो मैं जब मॉक्स अटैम्प्ट करता था तो आई डिवाइज्ड अ स्ट्रेटजी फॉर माई सेल्फ. मैंने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया. लाइक मैंने कुछ मॉक्स जब अटैम्प्ट किए तो इन द इनिशियल मॉक्स आई यूज टू अटैम्प्ट फर्स्ट मैथ्स, देन रीजनिंग एंड देन GS एंड देन इंग्लिश. और यहाँ पर मैंने पाया
कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, स्टिल माई इंग्लिश वॉज लेफ्ट टू अटेम्प्ट। तो फिर मैंने यहाँ पर उल्टा ऑर्डर चला। मैंने क्या चलाया, मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग जीएस एंड देन आई विल बी अटेम्प्टिंग मॉक सॉरी इंग्लिश एंड एट थर्ड आई विल बी अटेम्प्टिंग रीजनिंग एंड एट लास्ट आई विल अटेम्प्टिंग माई मैथ्स। फिर मैंने इसको थोड़ा सा जब ये चलाया तो मैंने थोड़ा और इस पर रिसर्च की कि यही सही है, तो मैंने इसको अपने अपने लिए सही पाया और मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी किया। जो मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनको भी डिस्कस किया, तो ये जो ऑर्डर है काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट लेके आता है। कैसे, जब आप जीएस अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो योर माइंड नीड्स अ काइंड ऑफ वार्म अप, कि हाँ अब एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, एक रियल एग्जाम में आप बैठे हो, वहाँ पर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, सो योर माइंड्स नीड अ काइंड ऑफ फोकस, एक रीसेटिंग चाहिए होता है। तो जीएस विल गिव दिस। एंड जीएस और इंग्लिश एक ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, देयर इज नो लुक बैक, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फॉर्मूला लगाऊंगा और जीएस का मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं इंग्लिश में लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, वेदर आई नो और नॉट। सो मैंने इसको फटाफट से 4 से 5 मिनट में, जितना मेरे को टाइम लग रहा है 8 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, मैंने जीएस निपटा दिया, देन मैंने इंग्लिश निपटा दी एंड देन रीजनिंग एंड एट लास्ट जो मेरे पास टाइम बचा, सो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि मैं तो मोस्टली इस पूरे पोर्शन को 1 आवर्स में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास बचता है सिंपल मैथ, और मैथ के 20 क्वेश्चन आराम से आप 1 घंटे में निपटा सकते हैं। इसको भी मैं 1 घंटे करने के लिए आई यूज टू डू इन राउंड्स, लाइक मैंने पहले क्वेश्चन देखा इजी है तो मैंने उसको तुरंत टिक किया, नहीं है मार्क फॉर रिव्यू किया, आई विल कम लेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और वहीं पर मैं जब उस क्वेश्चन को रीड कर रहा था तो मेरे को ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि देखो वहाँ पर वी आर नॉट देयर टू सॉल्व 100 आउट ऑफ 100, राइट, वी आर देयर टू सॉल्व एज मैनी पॉसिबल आउट ऑफ 100। तो कुछ डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लेट्स से 9 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आप अटेम्प्ट करो, एंड स्टिल यू आर अटेम्प्टिंग दैम, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बेसिकली। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें एनालाइज करना है, फाइंड करना है और उनको कट कर देना है। तो मैंने इजी क्वेश्चंस टिक कर दिए, इजी क्वेश्चन इन द सेंस कि मैंने मेंटली जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो इजी हो गए, और जिनके लिए मुझे थोड़ा भी पेन यूज़ करना पड़ेगा दे आर मॉडरेट्स। तो मैंने इस राउंड में अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया, एंड जब आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम एबल टू फिनिश माई पेपर इन 1.5 आवर्स। मेरे पास अभी भी आधा घंटा बचता है पूरे एग्जाम में बैठने के लिए। फिर मैं उधर उधर देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, किसके चेहरे पर एंजाइटी है, किसका पेपर कंप्लीट हो गया, किसका अच्छा हो गया, किसका बुरा हो गया। ठीक है, और हाँ, जैसे ये 9-10 क्वेश्चन है, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि आप इनको छोड़ के आओ, तो हमें इन्हें ईगो पर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज वी हैव लेस टाइम ऑलरेडी, सो हमें डिसीजन स्मार्टली करना है। मैं जो 90 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ उनको ना ध्यान में देकर के ये 10 क्वेश्चन पर ध्यान क्यों दूँ? मैं इन 90 क्वेश्चंस पे ध्यान दूँ ना, कि मेरी यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे, बढ़िया से बढ़िया बनी रहे। ये 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एफकेट में क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, सो ऐसा हमें करना भी क्यों होता है? बिकॉज हमारे पास जो इजी फ्रूट्स होते हैं हमें पहले वही लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ईगो पर नहीं लेने वाली बात, उसको मार्क पर रिव्यू करने वाली बात, उसका एक और रीजन है, रीजनिंग है। उसका रीजनिंग क्या है कि जो आप टाइम देते हो ब्रेन को टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, टू प्रोसेस द डेटा, वो भी आपको काम करता है। मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है और मैं इसको देखा और मैं ऑलरेडी पैनिक में था कि मैं मॉक टेस्ट हूँ, मतलब सॉरी एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मेरा ब्रेन ऑलरेडी पैनिक्ड है टू लोड इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने उसको दिया था वो सब ढूंढ ढूंढ के लाने के लिए वो ऑलरेडी पैनिक्ड है। मैंने मैथ्स में कोई क्वेश्चन देखा, इन फर्स्ट इंस्टेंस मुझे नहीं समझ आया। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको लेकर के बैठूं कि यार फॉर्मूला क्या था, e² - b², ये ऐसा कर करके, दिस जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिर उसको याद करे बैठे जा रहा हूँ कि क्या था, ये प्लस था माइनस था, बीच में क्या खुलेगा, कैसे ओपन होगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करूँगा, नहीं याद आ रहा है, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसको अटेम्प्ट किया, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसको अटेम्प्ट किया। जब मेरे ऐसे पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो गया, नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे फॉर रिव्यू या फिर लेटर सॉल्व करने के लिए। तब मैंने वापस आया और मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे ये तुरंत स्ट्राइक किया और मैंने इस क्वेश्चन को फटाफट से फिर सॉल्व कर दिया। सो ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन को कभी कभी
एक टाइम चाहिए होता है टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, सो हमें वो देना चाहिए, ठीक है। सो क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट इज कि हमें ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई दिस इन योर मॉक टेस्ट, और ऐसे राउंड में फॉलो कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मॉक टेस्ट का, दैट इज नॉट टू चेक आर स्कोर, कि मैं कितना स्कोर ले पा रहा हूँ, दैट इज नॉट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज एनालाइज योर मिस्टेक्स, एनालाइज योर वीक एरियाज, ठीक है। अब ये किस तरीके से करना है, मैं जहाँ पर अभी छोड़ के आया था पहले कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेट्स कम बैक देयर, यस ये दिस पॉइंट। सो जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है वो कैसे करना है, तो मैं इसको करता था सेक्शन वाइज अपने लिए, जैसे कि मैंने क्वांट का किया है अलग से, मैंने रीजनिंग का एनालिसिस किया है, मैंने इंग्लिश का किया है, एंड द लास्ट जीएस वाला सेक्शन है उसका किया है। सो मैंने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि लाइक आई एम गोइंग टू एनालाइज माई क्वांट सेक्शन, तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैंने देखा कि हाउ मैनी क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड, लाइक इन क्वांट आउट ऑफ 20 हाउ मैनी क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड, तो मैंने उस अटेम्प्टेड में से कितने करेक्ट मार्क किए हैं, कितने रॉन्ग मार्क किए हैं। जो करेक्ट हो गए दैट इज़ गुड फॉर मी। अब मैंने जो रॉन्ग मार्क किए हैं मैं वहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन पुट करूँगा, वाई मैंने ये क्वेश्चन गलत क्यों किए। फिर मैं इनको सब कैटेगराइज करूँगा, क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट की कमी थी, यानी कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मैंने गलत कॉन्सेप्ट लगाया और जिस वजह से मेरा ये गलत हो गया, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट भी आता था लेकिन मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लाइक माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, या फिर कभी कभी नॉट पूछता है, मैंने नॉट नहीं पढ़ा, है ना। तो इस तरीके से मेरी कोई सिली मिस्टेक हो गई, या फिर मेरे पास कॉन्सेप्ट भी था, कोई सिली मिस्टेक भी नहीं थी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने टाइम इतना ज़्यादा ले लिया कि उसको सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने टाइम देखा कि 3 मिनट्स आर गोन, फिर मैं पैनिक कर गया और मेरे को लगा कि यही आंसर आ रहा है मेरा लगभग सिमिलर, और मैंने ये टिक कर दिया। तो मैंने फिर ये देखा, मैंने फिर क्वेश्चंस को ऐसे करके सब कैटेगराइज किया। फिर मैंने देखा कि मेरी जो मिस्टेक्स थी ज़्यादातर वो यहाँ आ रही हैं या फिर यहाँ आ रही हैं, यहाँ नहीं आ रही हैं। जिन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट की कमी है मैंने वापस से उन कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, फिर उसको रिवाइज किया, उसी क्वेश्चन के पार्टिकुलर क्वेश्चंस लगाई, वापस से मॉक टेस्ट दिया, फिर देखा कि क्या ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं। लेट्स से अगर पहले मॉक में ये ऐसे 8 क्वेश्चन हैं तो क्या अगले मॉक में मैं 5 कर पा रहा हूँ, क्या फिर अगले मॉक में मैं 3 कर पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं इन क्वेश्चंस को हटा दूंगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग और अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट्स, राइट। सो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है और ये फंडा आपको अपनाना है कि मैं अपने जो वीक एरियाज हैं उन पर कैसे काम करूं और उन वीक एरियाज को काम करके एटलीस्ट वीक से मॉडरेट लेवल पर ले आऊं। सो वी हैव टू ब्रिंग आर वीक एरियाज इनटू मॉडरेट एरियाज, ठीक है। अब ये हो गया स्कोर बढ़ाने का एक तरीका। दूसरा क्या है कि हमें सम रिस्क लेनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक सम कैलकुलेटिव रिस्क हियर, ठीक है। हमें कोई भी रैंडम रिस्क नहीं लेनी है, वी हैव टू टेक सम कैलकुलेटिव रिस्क। नाउ व्हाट इज कैलकुलेटिव रिस्क? to take calculative risk we must use our elimination method. Now what is elimination method? Elimination method simple ये कहता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, अब डेफिनेटली इनमें से आंसर तो एक ही सही है, सो 3 ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट गलत होंगे। सो यू हैव टू यूज योर लेंसेज जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर पाओ कि इनमें से गलत ऑप्शंस कौन सी हैं, रॉन्ग ऑप्शंस कौन सी हैं। लेट्स से आपने फाइंड कर पाया कि ये 2 ऑप्शंस इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लाते, सो यू हैव कट आउट दीज 2 ऑप्शंस। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस ए एंड बी, ठीक है। दिस इज सिनेरियो 1 एंड दिस इज सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में आप एलिमिनेशन लगा रहे हो और सिनेरियो 2 में आप एलिमिनेशन नहीं लगा रहे हो। नाउ गेटिंग द राइट आंसर कितनी प्रोबेबिलिटी है? 25% कि आप यहाँ पर राइट आंसर टिक करो, लेकिन यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50%। जस्ट यू हैव डबल्ड अप योर चांसेस टू गेट ए +3 मार्क्स, ठीक है। सो हमें यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। मैंने जो भी यूज किया है, मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे उसे एज अ अक्यूमुलेटेड नॉलेज यूज करना है, मुझे पूरा लिंक करके देखना है। समझ में आ रही है? ठीक है। सो हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, हमें थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए, हमारा मार्क्स तभी इंक्रीज करते हैं। अगर आप वही सेम के सेम मॉक में, आपने 1 मॉक दिया, आपने 2 मॉक दिए और आप सेम के सेम वही चीज़ें रिपीट करते आ रहे हो और आप मॉक के मॉक बढ़ाते जा रहे हो, नथिंग टू गेट, ठीक है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस चीज़ से अनटिल एंड अनलेस जब आप फर्स्ट मॉक की गलती सेकंड में इम्प्रूव करें, सेकंड की थर्ड में, और यहाँ पर जो गलती हुई है वो कभी रिपीट ना करें।
So if you need any further help, any further doubt, you can comment down. And I wish you all the best. आप रेडी रहें अपनी AFSB के लिए. गेट रेडी फॉर योर AFSB. जय हिंद.